बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी शिरकत की। दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तली के हवाले से फ़ैसला अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया है, जो कि कल सुनाया जाएगा। जबकि इलेक्शन कमीशन का तजावीज़ के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सज़ा मुअत्तली के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म व चेयरमैन तहरीक इंसाफ के फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि कल सुनाया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कल कोई रिलीफ मिलने जा रहा है उनको, या कल उनको रिलीफ मिलेगा भी गालिबन और नहीं भी मिलेगा, क्योंकि फ़ौरन ही ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि फ़ौरन ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो साइफ़र में या 9 मई में जो बहुत सारे मुकदमात हैं अटक जेल में ही हो जाएगी। और उसके लिए आज भी वहाँ पे अटक जेल में टीमें पहुँची हुई थी कि अगर आज फैसला सुना दिया जाए तो आज ही उनको वहीं गिरफ़्तार कर लिया जाए, जेल के अंदर ही रखा जाए। और अब चूँकि कल फैसला सुनाया जाएगा तो यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस बात पे तैयार बिल्कुल कि जैसे ही फैसला अगर उनकी फेवर में आता है और जो हाई कोर्ट है वो फैसले को कलअदम करार देती है या मुअत्तल करती है तो उस सूरत में उनको गिरफ्तार करके जेल में ही रखा जाए। ठीक है, ये यहाँ पर तैयारियां हैं। देखते हैं कि वो कल बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते, लेकिन तैयारियां ये हैं कि उनको जेल में ही रखा जाए। तमाम मुल्क हंगामों की जद में है और हंगामे शदीद तर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में शदीद तर होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई अभी तक पॉलिसी सामने नहीं आई बिजली के बिलों के हवाले से। ये बिजली का बिल अगर हम देखें, ये मुझे कोई शख्स ये बताए, आम बिजली का एक बिल है और इस बिल को अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर एक तो हमें लेस्को चार्जेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इस बिल को ज़रा सिर्फ पढ़ के ज़रा समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ रुकिएगा। एक तो यूनिट्स कंज्यूम, ये एक बिल है, ये हमने अपनी टीम मेंबर का एक बिल मंगवाया और यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, यूनिट्स समझ में आ गया, आपके बिजली की कॉस्ट समझ में आ गई। उसके बाद क्या लिखा है, मीटर रेंट का फिक्स चार्ज, कुछ इनसे हमने मिटा दिए यहाँ से। ठीक है, अच्छा, वो फिक्स चार्ज है रेंट का। फिर उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी ये फ्यूल प्राइस अगर तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं तो वो जितनी हुई कि लोगों को पता नहीं कितना तेल है दुनिया में, क्या है वो भी इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद जो है ये एफसी सरचार्ज। अभी एफसी सरचार्ज ये है कि जो कर्जा लिया था आलमी मालियाती अदारों से 950 अरब रुपए का, वो कहाँ गया, किधर गया, उसको भी इस बिल में डाल, जी वो इसमें शामिल है ना। यहाँ से निकाला जा रहा है वो किसने कर्जा लिया, कहाँ खाया पिया, किधर लुटाया, क्या किया, वो भी इसमें डाला जा रहा है। उसके बाद जो है वो आरटी टैरिफ या क्यूआरटी टैरिफ, इसको देख लें आप, ये नीचे नजर आ रहा है आपको। ये जो है ये है कि जी पुरानी हुकूमतों ने, ये जो 941 इसमें नजर आ रहा है, 941, पुरानी हुकूमतों ने जो कहा कि जी हम आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, आवाम को रियायत दे रहे हैं, असल में वो रियायत नहीं दे रहे थे। असल में वो बिजली सस्ती नहीं थी, वो ऐलान करते जा रहे थे, लेकिन वो असल में वो उनके ऐलान तक थी। तो अब वो चूंकि ऐलान थे तो इसलिए वो अब वो भी डाल रहे हैं कि वो पूरी, हाँ वो तो हुकूमतें ऐलान करके चली गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें आप, गवर्नमेंट चार्जेस बड़े मजेदार हैं। सबसे पहले तो आ गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। मैंने आपसे कहा ना कि नंबर्स को मैंने ऊपर नीचे कर दिए ताकि, लेकिन आप ये बिल देखें, इसको मुझे कुछ समझाए कि क्या बिल है। पहले है जनाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जिसके आगे हमने जीरो कर दिया। ये बिल, कोई भी शख्स अपना बिल उठाएगा ये नजर आएगा उसको पाकिस्तान में, ये बिल। उसके बाद टीवी फीस, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद इनकम टैक्स। अब मुझे बताएं कि बिल, एक इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं अपनी तनख्वाहों पे, और एक ये नहीं, बिजली वालों को क्या पता कि मेरी क्या इनकम है। तो उनको क्या पता कि मैं 50,000 कमाता हूं या मैं 1 लाख कमाता हूं या मैं 10,000 कमाता हूं। इसमें इनकम टैक्स भी डाल दिए उन्होंने उठा के। यानी बिजली के बिल में इनकम टैक्स, जिस आदमी की 10,000 रुपये तनख्वाह है उसको, उसमें इनकम टैक्स। फिर उसके नीचे 2 खाने ऐसे हैं जिसका कोई मुझे समझा दे कि ये क्या बला है बिजली के बिल में। तो मैं जो है एक्स्ट्रा टैक्स,
ये एक्स्ट्रा टैक्स क्या भला है? एक्स्ट्रा टैक्स और उसके नीचे फर्दर टैक्स, इसमें आप कुछ भी लिख दें, इसमें आप 5,000 लिख दें, 10, यानी कहीं दुनिया में ये वजीर आजम मोहतरम अनवार काकड़ साहब, ये जरा कल आप इजलास करें तो ये पूछें कि ये बिजली के ये बिल है क्या? पहले तो मुझे कोई बिल समझा दे, ये बिल में क्या है? इनकम टैक्स, जीएसटी, अच्छा एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। एक एक्स्ट्रा टैक्स है, कुछ नहीं पता वो क्या टैक्स, उसमें अब 100 लगा दें, 50,000 लगा दें, 1 लाख। एक्स्ट्रा टैक्स किस चीज का टैक्स भाई? कोई जगह टैक्स है, कोई डाकू टैक्स है, कौन कौन सा? उसके बाद नीचे फर्दर टैक्स। ये फर्दर टैक्स क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स अलग है, फर्दर टैक्स अलग है। और उसके बाद जो है वो रिटेलर्स टैक्स भी है। अच्छा जी, अच्छा ऊपर जीएसटी ले ली ना, ऊपर जीएसटी हो गया, फिर नीचे जीएसटी और हैं बहुत सारी। जीएसटी उस पे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर ये ड्यूटी, उसके ऊपर ये ड्यूटी, फलाना ड्यूटी, वो नीचे जो आपको बड़ा सा डब्बा नजर आ रहा है वो उसमें छोटे छोटे जीएसटी, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, वो टोटल बना के दे दिया आप। ये है इस बिजली के बिल में। मुझे बताएं कि कौन शख्स ये, मुझे कोई सबसे पहले तो जो ये बिल बना रहे हैं उनको पकड़ के, मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा, एक्स्ट्रा टैक्स क्या है और फर्दर टैक्स क्या है, और पुराने जो जीएसटी, ऊपर भी जीएसटी। अच्छा इनकम टैक्स कैसे ले सकते हैं? एक गरीब आदमी जो है उससे आप इनकम टैक्स ले रहे हैं बिजली के बिल पे। अच्छा, यानी ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक ऐसा क्राइसिस है जो अब देखते हैं कि वजीर आजम साहब कल वो जो मसाइल की जड़ है, जो माफियाज हैं, उनके साथ बैठ के क्या करते हैं। ये मैंने कल भी बात की थी, मैं आज दोबारा कह रहा हूं कि आईपीपी जो है 1994 से लेके अब तक ये जो पावर सेक्टर है, ठीक है, जो पावर से ये सारा आपने अवाम पे बोझ डाल दिए। ये सारा अवाम पे बोझ है ना, बिल्कुल कि जी पुरानी हुकूमतों ने कर्जे लिए थे, पुराने। सबसे पहले तो आईपीपी, उसके बाद ये है कि जो 11.5 अरब से ज्यादा बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं सरकारी मुलाजमीन, ठीक है। अच्छा, और उनकी अफसरान की बिजली अगर आप बंद करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुलाजमीन की बंद करेंगे तो फिर उनको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, क्या करेंगे खुदा जाने। फिर उसके बाद ये जो एक तो आपने आईपीपीएस के साथ मुआहदा किया हुआ है कि उनको आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है, जो मैंने कल भी बात की थी, और वो एक माफिया है बहुत बड़ी, और उनकी नुमाइंदगी इस काबीना में भी है, हर काबीना में होती है, वो हर एक के पास होते हैं, हर एक के साथ होते हैं, हर एक के आगे पीछे हर नहीं, मैंने कहा ना ये इम्तिहान है ना कि कल वो क्या करते हैं, क्या वो आईपीपीएस के ऊपर हाथ डालते हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करने की कोशिश करते हैं, या वो, मतलब ये इम्तिहान है, क्योंकि उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, निगरान काबीना ने। क्या वो मुफ्त बिजली खत्म करते हैं? क्या वो ये टैक्सेस का पूछते हैं कि भाई एक्स्ट्रा टैक्स क्या भला है, ये फर्दर टैक्स क्या भला है, ये इनकम टैक्स कैसे ले रहे हो आप लोगों के पास? तो यानी जिनके घर में रोटी नहीं है खाने के, उनसे आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, ये तो जगह टैक्स है ना। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं कि 34 करोड़ रुपया उनको मुफ्त दे रहे हैं आप। उसके बाद ये जो आईपीपीस का अलग उनके साथ मामला है। फिर ये जो डिस्कोज बनी हुई हैं, ये लेस्को और अपको और फलाना और ये आगे पीछे जो उनको देने के लिए सारी, ठीक है ना, ये पेपको और ये सारे, वो जो हैं ये लॉसेस कर रही है। कितने नुकसान कर रही है? 520 अरब, 520.3 अरब का। ये मेहताब हैदर साहब, जी मेहताब हैदर साहब की स्टोरी है। अच्छा, ये जो है ये डिस्को, इनमें लोग कौन से बैठे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज मेहताब हैदर साहब ने छापी हुई है। वो ये पूछ रहे हैं कि ये हर बंदे को दिलचस्पी क्या है कि वो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनके बोर्ड में जाके बैठ जाए, इनका बोर्ड मेंबर बन जाए, ताकि उनके घरों पे, ये जो स्टोरी है द न्यूज में छपी हुई है आज के मेहताब हैदर साहब की, वही कह रहे हैं कि जी इनके बोर्ड मेंबर्स में बैठने में सबको इंटरेस्ट है और ब्लीड कर रहा है। और 520 यानी अभी एक आईपीपीस, ये माफी है ना पूरी, और एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं उसमें चोरी, किसी के घर पे खूंटा डलवाना है, किसी का मीटर उतरवाना है, किसी का, वो सारा काम उनका है। जिसमें लॉसेस, कुछ चोरी भी हो रही है, कुछ लॉसेस, लेकिन लॉसेस कुछ चोरी हो रही, कुछ नहीं, ये प्रॉपर हिस्से हैं, इनका हिस्सा है उसमें, ठीक है। क्या तुम्हारे घर पे मैं कम कर दूंगा, मीटर बिल करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है, बिल आ गया, ठीक है, बच्चे ने कहा बिल आ गया, भाभी ने कहा बिल आ गया, चाची मामी ने, ताया ने, पप्पा ने कहा बिल आ गया, वो कम करवा देते हैं, वो किसी और के खाते में डाल देते हैं। ये बोर्ड के अंदर कौन से लोग बैठे हुए हैं? इनके बोर्ड मेंबर्स बनने में किन लोगों को इंटरेस्ट है और वो कैसे बैठे हुए हैं?
ठीक है, ये वो तकसीम कार कंपनियों से जो ब्रीफिंग लेने जा रहे हैं वजीर आजम साहब, तो उन तकसीम कार कंपनियों से पहले तो उनके बोर्ड मेंबर्स का पूछें कि वो किस क्राइटेरिया पर क्यों बैठे हुए हैं और उनकी सैलरीज कितनी है और उनके एसेट्स कितने हैं। सीधी सी एसेट्स चेक करें, और जो आपने जिन लोगों को आईपीपीज दिए थे वो आप ये चेक करें कि उन्होंने इतने सालों में कितना कमाया है और उनके पास कितना पैसा है और कितने एसेट्स हैं उनके पास और कहां से आए हैं। और ये इंक्वायरी आप दें नैप को या एफआईए को, जिसको भी देनी है, लेकिन कल इसका ऐलान करें कि हम तहकीकात का हुक्म दे रहे हैं कि ये जो आईपीपीस के अंदर पिछले सालों में या रेंटल पार या जो भी मंसूबे लगाए गए हैं उसमें कितना पैसा लगाया हुआ है। क्या सियासी रिश्वत है ये? जी, ये सियासी रिश्वत है, ये सियासी रिश्वत है। यहां पर कोई शख्स पाकिस्तान में, मैंने आपसे कहा ना कि एक जो सब्जी वाला ठेला भी लगाता है ना, उसको भी रिश्वत देनी पड़ती है। बिल्कुल। एक जो भिखारी किसी चौक के ऊपर भीख मांगता है उसको भी रिश्वत देनी पड़ती है, वरना उसको पुलिस ले जाती है उठा के। तो ये इतने बड़े बड़े जो आपने बिजली पैदा करने वाले मंसूबों के लाइसेंस दिए हैं, वो कौन किन लोगों को दिए हैं? क्या कोई अमेरिकन है? नहीं। क्या कोई यूरोपियंस है? नहीं। इधर बैठे हुए लोग हैं 1994 से लेके अब, और आपको डॉलर में पे कर रहे हैं। अच्छा, बिजली आप नहीं खरीदेंगे तो भी उनको पे करेंगे। मुआहदा आप जरा पढ़ें इस पर, कल देखते हैं कि वजीर आजम साहब क्या कल ऐलान करते हैं। आज वो जाहिर है दूसरी मीटिंग थी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उसमें वो बिजी रहे, लेकिन इस दौरान हंगामे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, शटर डाउन की अपीलें हो रही हैं। डार साहब खैरियत से जो है वो बरतानिया पहुंच गए हैं, वो कोई बताने को तैयार नहीं है अब कि क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत तो हमारी थी नहीं, अब निगरान कह रही है कि ये अब हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे इख्तियारात नहीं है। निगरान तो सही कह रहे हैं भाई। मसला ये है कि 14 अगस्त को इनकी हुकूमत आई है और 15 तारीख को पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आते ही पहला झटका। दूसरा झटका अभी फिर बिजली की कीमतों के बिल आए हैं जुलाई के, वो इनके मत्थे लग गए, एहतजाज इनके मत्थे लग गए इनको। लेकिन फायदा इस बात का है कि ये अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, और ये सारा का इस पूरे बिजली के जो पावर का ढांचा है ना, इसको गिरा दें। ये नहीं कि बिजली बंद कर दें नहीं, बिजली तो आवाम के घरों में नहीं आ रही, घरों पे गिर रही है। इसके पूरे ढांचे को आप जरा रीस्टडी करें कि पाकिस्तान में बिजली का सेटअप, तो इतनी बड़ी माफिया, इतने बड़े गैंग्स, इतने बड़े क्रिमिनल्स आपको इसमें नजर आएंगे इस पूरे खेल के अंदर, जो कि अरबों रुपया डॉलर्स कमा के मुल्क से बाहर ले गए हैं, और फिर आके हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम तो खिदमत करने के बैठे हैं मुल्क की, हम तो यहाँ पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इनको ज़रा वरना नेशनलाइज करें, नेशनलाइज कर लें। अगर ये हालात रहे, देखें मुझे नहीं पता कि क्या किस तरह मामला जा रहे हैं, लेकिन ये है कि पुलिस दरमियान में और जो एहलकार हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, उनकी भी क्या गलती, जो बेचारे मीटर लगाने जा रहे हैं उनको लोग पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं दफातर पे, वो तो मुलाजमीन है। इशू ये है कि ऊपर कौन से लोग बैठे हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आईपीपीज में और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में और इसमें अरबों रुपया कमा रहे हैं, और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ये माजी में, और जिन्होंने ये फर्दर टैक्स और ये अपनी एक खोल के रखा हुआ खाता, ठीक है ना, कि सारा आवाम पे डालते रहो, फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स और जीएसटी और इनकम टैक्स। कमाल देखिए आप, इनकम टैक्स। तो ये इंतजार है कि कल जो है वो वजीर आजम साहब क्या बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इसके साथ ही मैं देखें जो अमेरिका में इस वक्त और दुनिया, चाइना, इंडिया, ब्रिक्स, हम इस पूरे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ से ये इकोनॉमी का खेल, इकोनॉमी एज अ वेपन इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमी आपको क्रिपल करना हो ना किसी मुल्क को, बिल्कुल किसी मुल्क को बिल्कुल क्रिपल करना हो, तो उस सूरत में मईशत बतौर एक हथियार इस्तेमाल होता है। और मैं आपको अगर चंद मिनट हैं तो मैं इसको जी मैं आपसे बात करूं। देखें, एक 1985 1985 में ये हुआ कि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो शिकस्त हुई जिन मुल्कों को, उनमें दूसरी जंग अज़ीम में, उनमें जर्मनी यानी हिटलर वाला जर्मनी और जापान, वो जापान जिस पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे और उन्होंने सरेंडर किया। अब हो ये कि 1900 तो
सरेंडर कर दिया और फिर उसके बाद वो अमेरिका का इत्तेहादी हो गया। वेस्टर्न ये जो G5 ममालिक थे पहले, G7 बाद में बने, पहले G5 थे, ठीक है। G5 में कनाडा, जर्मनी और ये सारे जो नॉट जर्मनी लेकिन कनाडा और अमेरिका और बरतानिया और ये सारे ममालिक, तो इन्होंने जो है, और जापान भी था, जापान भी उनके साथ था, और जर्मनी को भी इन्होंने ले लिया था। तो G5 का एक इजलास हुआ 1985 में। 85 में ये हुआ कि अब ये जो जब इजलास हुआ तो वो उस वक्त रोनाल्ड रेगन थे, रेगन का दौर था। ये वो दौर है जब ये आपकी अफगान वॉर चल रही है, यानी 79 में इनकलाब आ चुका है ईरान का। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ 85 कौन सा दौर है, ठीक है। यहाँ ज़ियाउल हक हैं, अफगान, ये वो दौर है सारा, ठीक है। उस दौर में जापान तमाम दुनिया की मईशतें, हालांकि बर्बाद हो चुका था दूसरी जंग अजीम में, लेकिन उभर के सामने आ गया जापान। और जापान इस तरह से उभर के सामने आया पूरी दुनिया के सामने कि उस वक्त जो है वो, अगर आप सिर्फ जापान की जो ब्रांड्स देखें पूरी दुनिया में, यानी उनकी जो आप ये समझें कि जो उनकी ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड जो कि तमाम दुनिया में आज तक मैं नहीं समझता कि उन ब्रांड्स को कोई भी भूल सकता है या वो भूली जा सकती हैं या उनको फरामोश किया जा सकता है। वो जो ब्रांड्स हैं अगर आप देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा, कौन सी ब्रांड्स नज़र आएंगी जापान की आपको? टोयोटा, ठीक है, टोयोटा, ये ब्रांड्स देखें आप जरा। उसके बाद आपको नज़र आएगी जनाब सुजुकी, हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, मज़दा, होंडा, सुबारो, मित्सुबिशी, ये सारी जापान, ये जापान है पूरा, निसान, ठीक है। उसके बाद आपको कैनन, ये जो कैमरे हैं, फिर उसके बाद आपको बेशुमार चीज़ें, ये ब्रांड्स हैं सारी, और ये आपको नज़र आ रही हैं ब्रांड, जिसमें सुजुकी भी है, ये सारी ब्रांड्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इसमें पैनासोनिक, अच्छा निकॉन, ये जो कैमरे हैं, हिटाची, अच्छा उसके बाद मतलब आप कैसियो, सीको, ये सारी आपको जापान की ब्रांड। तो जापान आगे जाता गया और इतना आगे चला गया कि वहाँ पर अमेरिका में और मगरबी मुल्कों को ये वहाँ पर ये छपना शुरू हो गया। मतलब एक सबसे पहले तो उस दौर की एक बुक आई, जापान इज नंबर 1, ठीक है। ये कोई 82-83 में आई, लेसन्स फॉर अमेरिका, ठीक है। जापान सबसे आगे चला गया पूरी दुनिया में। और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से होना शुरू हुआ कि जी वहाँ पर मजमून छपने शुरू हो गए बाकायदा मज़ामीन। उस ज़माने के अंदर 1985 के आर्काइव्स मेरे लिए ढूंढना थोड़े से दुश्वार थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि हुआ ये, सिंपली मैं उसको थोड़ा सा आपको सिंपली इतना बताऊँ। ये देखें, जापान बाइज यूएस, इसको ज़रा बड़ा कीजिएगा। ये उस ज़माने के आर्टिकल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 84-85, जापान ने तो अमेरिका को खरीद लिया हमारे पैसों से, ठीक है। इतना जापान आगे चला गया। द जैपनिंग ऑफ अमेरिका टुडे, ये उनके अखबारात हैं 1982, 1983, 92, 93, 94, ये अखबार है उनके, ठीक है, कि अमेरिका के ऊपर तो जापान आ गया भाई। अब उन्होंने क्या किया, उन अपने इत्तेहादी के साथ उन्होंने सबको बुलाया और बुला के उन्होंने कहा ये प्लाजा, इसको कहते हैं प्लाजा एग्रीमेंट। अगर प्लाजा एग्रीमेंट या प्लाजा एकॉर्ड को कोई गूगल करे या उसको देखे कि क्या था वो, प्लाजा एकॉर्ड ये था कि प्लाजा होटल न्यूयॉर्क में जमा हुए और उसमें अमेरिका, बरतानिया, जापान, जर्मनी, ये जो भी G5 ममालिक थे सारे बैठ, और उन्होंने ये कहा कि भाई जो डॉलर है, अमेरिका की पॉलिसी बड़ी एक इंटरेस्टिंग थी। जो निक्सन के दौर के जो सेक्रेटरी ख़जाना थे उनका एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त था कि डॉलर हमारी करेंसी है लेकिन इसको मजबूत बनाना आप सबका काम है, यानी हमारे जितने इत्तेहादी हैं, ये ज़हन में रखना, डॉलर है हमारी करेंसी, मजबूत बनाना आपका काम है, दुनिया में डॉलर ऊपर नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जनाब जर्मनी और जापान के साथ इन्होंने एक मुआहदा किया, सारे मुल्क को, उसमें ये भी खुद भी थे, और उसका नाम था प्लाजा एकॉर्ड, ठीक है। और प्लाजा एकॉर्ड जो था उसके नतीजे में ये हुआ कि जापान जो है एक तो अपनी मतलब 1-2 साल लगे जापान को समझने में कि असल में हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि आप डॉलर के मुकाबले पे एक तो अपनी मसनूआत आप अमेरिका नहीं भेजेंगे, यानी भेजेंगे इसको एशिया वगैरह में बेचते रहे, टोयोटा गाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ, डेटसन और ये सब, डेटसन भी उनका ब्रांड, उस ज़माने डेटसन
अच्छा, तो ये आप सारी उधर ही बेचें, ये सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ अपनी जो भी हैं आपकी सुजुकी और ये वो सारा जो भी बना रहे हैं ये सारा उधर बेचें आप, लेकिन सीको की घड़ियाँ उधर बेचें, सब उधर बेचें, अमेरिका अपनी जो है, ना बेचें। और दूसरा ये है कि अपने डॉलर को आप ज़रा डॉलर के मुकाबले पे जो आपका येन है उसकी कीमत को आप ऊपर नीचे कर दें ताकि डॉलर हमारा मजबूत रहे। अब उन्होंने कीमत कम की, अब जनाब ये हुआ कि लोगों को उन्होंने इंटरेस्ट भी कम कर दिया। जापान के अंदर लोग कर्जा लिए जा रहे हैं, कर्जे के नतीजे में लोग घर बना रहे हैं जनाब। वो 2-2.5 सालों में वहां पे इतना बबल बन गया जापान का। और जब ये बबल बन रहा था क्योंकि लोगों ने धड़ाधड़ वहां पर कर्जा ही कर्जा, पैसा ही पैसा, मतलब वो चीजें बिक नहीं रही और बैंकों से पैसा मिल रहा है और कीमत भी कम हो गई डॉलर। अब जनाब इस दौरान क्या हुआ, मैं आपको 1987 का न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहा हूं। प्रेसिडेंट इम्पोजेस टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स अगेंस्ट जापान। उन्होंने जनाब टैरिफ लगा दी, पाबंदी आयद कर दी, ठीक है जी। थर्ड स्लाइड, ठीक है। यहां पर उन्होंने पूरा जो है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 1987 का की आर्काइव्स। फिर मैं आपको दिखा रहा हूं वॉशिंगटन पोस्ट वही 87 का सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन, दो लगाई, दो बार सैंक्शन लग रही हैं, ठीक है। ये 87, ये है 18 अप्रैल 87। अपने ही इत्तेहादियों पे सैंक्शन लगा दी, पाबंदियां। किस बात की? कुछ नहीं किया उन्होंने गरीबों ने, वो कुछ भी नहीं कर रहे, बस लगा दी। आपने यूं किया, आपने ऐसे किया, वो इंपोर्ट हिट कर दी, वो पाबंदियां लग गई, वो बिल्कुल। और फिर मैं क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर दिखा रहा हूं, ये भी वही उसी साल का 100% टैरिफ ऑफ चिप्स, सेमीकंडक्टर्स पे। उस जमाने में जो स्टार्ट हो रहा था, देखें ये उनकी वहां से आ रहा था ना, वॉकमैन आता था, वीसीआर उन्होंने बनाया था, वीसीआर उनकी प्रोडक्ट थी, जापान में बना था पहला वीसीआर, ये वॉकमैन, ये सारा वो बना रहे थे जी, पैनासोनिक, ये सारा उनका था ना, सोनी वोनी के वॉकमैन, वीसीआर। अब जनाब उन्होंने ये सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर 100% लगा इनकी दुनिया में। वो दिन और आज का, उसके बाद कहते हैं जापान, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है लॉस्ट डेकेड्स। जापान की मईशत कभी तब से लेके आज तक दुनिया में ब्रांड कोई नहीं बन सकी, ठीक है। और इसी दौरान फिर ये हुआ कि जाहिर है कि साउथ कोरिया को इनकरेज किया गया आलमी सतह पे। दोनों हमारे बरादर मुल्क हैं, लेकिन साउथ कोरिया से फिर आपको सैमसंग नज़र आता है, फिर आपको LG नज़र आता है, फिर आपको डाइवू नज़र आती है, फिर आपको जो है वो किया मॉडल गाड़ियाँ, और ये सारा आपको साउथ कोरिया की ब्रांड्स आपको नज़र आती हैं सारी। लेकिन आपको, और साथ ही फिर अमेरिका की ब्रांड्स आपको नज़र आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, मैकडोनल्ड्स, ये आपको सारी ये साउथ कोरिया की ब्रांड्स आप देखेंगे आपको दुनिया में नज़र आ रही हैं। और ये गाड़ियाँ सैमसंग। और लेकिन अभी भी आप अमेरिका के जो लोग अमेरिका में रहते हैं या मगरबी ममालिक में रहते हैं, तो आप ज़रा उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि अभी भी वहाँ पर सैमसंग को डिस्करेज किया जाता है। एप्पल स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कहते हैं कि जी हम एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का मोबाइल, एप्पल का, वो मतलब एंड्रॉयड जो सैमसंग वाले बना रहे हैं वो मतलब वो बात की प्रायोरिटी होती है, ठीक है ना। वो बाकी दुनिया में तो बिकता है, लेकिन वो एप्पल जो है वो एक बड़ा ब्रांड है। और फेसबुक और ये सारी जो उसके बाद इनोवेशन, जितनी इजादात थी ना, ये देखें, जब आपका पास पैनासोनिक है, आपके पास यामाहा, ये जब आपके पास ये ब्रांड्स थी, आपके पास सुजुकी है, आपके पास ब्रांड्स थी, तो ये ब्रांड तभी बन रही थी ना जब कोई इजाद हो रही थी, चीज नए मॉडल की गाड़ी आ रही है, उसमें नए मॉडिफिकेशंस हो रही थी, नई इजादात हो रही थी ना, तो इजादात हो रही थी तो ये ब्रांड्स बन रही थी ना। हर साल एक नई इजाद नया मॉडल आ रहा है, टोयोटा आ रही है, ये आ रहा है, डेटसन आ रही है, ये गाड़ी। अब पाबंदियां लगा के जापान की मईशत गिरा दिया। और आज मैं चंद साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ जापान जाने का, कोविड से पहले, और उससे पहले भी 2-4 बार या बाहर कहीं जापानीज मिलते हैं तो खामोशी से वो ज़्यादा शिकायत तो नहीं करते, लेकिन उनके अंदर ये शदीद इस बात का एहसास है कि हमारी जो मईशत थी, जो आज हम दुनिया में नंबर 1 होते, हमारी मईशत तबाह हो गई उसके नतीजे में, जिसको प्लाजा एकॉर्ड्स कहा जाता है। अच्छा, अब प्लाजा एकॉर्ड्स क्यों मैं जिक्र कर रहा हूँ? इसलिए प्लाजा एकॉर्ड का जिक्र कर रहा हूँ कि अब प्लाजा एकॉर्ड करने की कोशिश, सैंक्शंस की कोशिश वो ट्रम्प दौर में हुई, लेकिन वो हुई किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। अच्छा, चाइना को कंटेन चाइना, कंटेन चाइना, वो धड़ करके। अच्छा, अब
चाइना के ऊपर हुई और वो जनाब उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी और जो है वो ये याद होगा सारों को, 9th स्लाइड वॉल स्ट्रीट जर्नल, हाउ द यूएस एंड चाइना सेटल्ड ऑन ट्रेड डील नाइदर वांटेड, ठीक है ना। उसके बाद ये ख़त्म हुई, 2 साल तक जारी रही। अच्छा, लेकिन ये जहन में रखें, ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है पिछले महीने का, ये 1 महीने पहले का, एनालॉजी बिटवीन जापान्स लॉस्ट डिकेड एंड चाइनाज डेबिट सीरियसली फ्लॉड। दोनों को मिलाने की कोशिश मत करना, लॉस्ट डेकेड। ये लॉस्ट डेकेड का जो लफ्ज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है फॉरगेट अबाउट अ न्यू प्लाजा अकॉर्ड। आप भूल जाएंगे क्योंकि अब आपके सामने जापान नहीं है, आपके सामने चाइना है। चाइना आपका इत्तेहादी और आपका इत्तेहादी नहीं है। चाइना के ऊपर सैंक्शंस आप लगाएंगे, ये फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है। और जब सैंक्शंस लगाएंगे चाइना के साथ, आप वही करेंगे जो जापान के साथ किया, तो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अब ब्रिक्स प्लस होने के बाद ये ब्रिक्स में मजीद ममालिक, एक तो मैंने आपसे कल अपना ख्याल जाहिर किया था कि G20 इरेलीवेंट होने जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए इरेलीवेंट होने जा रहा है क्योंकि उसमें कई ममालिक जो है ब्रिक्स का हिस्सा बन रहे हैं और जो है वो बनने जा रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे G20 में अब जैसे टर्की है, अब टर्की समिट हो रही है इंडिया में। मुझे नहीं पता कि तैयब अर्दोगन का एक बड़ा उनका विजन है मुसलमानों के बारे में, कश्मीर के बारे में, तो वो कोई उनको पसंद तो नहीं किया जाता इंडिया में, लेकिन वो तैयब अर्दोगन आ रहे हैं। अब वो उनकी क्या स्पीच होती है वो देखना है। शी जिनपिंग को आना चाहिए, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई, आते हैं नहीं आते, लेकिन जो बॉर्डर इश्यूज हैं और जो वो सेटल नहीं हुए, और चाइना कह चुके हैं कि उस पर बात सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा ना, चाइना जापान नहीं, ब्रेक एक ले लेते हैं चाइना जापान। अच्छा, अब इसमें यहां पर अब आ जाए ना कि मैं जो बात कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान में जो इस वक्त मुआहदे, एहतजाज, अनारकी, लोग सड़कों पे, और इलेक्शंस कब होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, पब्लिक सड़कों के ऊपर है, यानी वो इस्तेकाम की तरफ, यानी सियासी इस्तेकाम को छोड़ें, ये सड़कों पे अवाम निकले हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपसे बताया कि ये बिल, और इसके पीछे डॉक्टर साहब कोई सियासी एजेंडा भी नहीं है ना, ये माफिया है ना, ये तो हर सेटअप का हिस्सा होते हैं। ये इन्होंने तो खाया है, खोदा है इस मुल्क को, ये तो खा के भागे हैं 90 की दहाई से पहले। 30-40 सालों का आप ये निकाल लेना कि कैसे किस ने कहां पर बिजली में पैसा कमाया और भाई लेके गया। बिल्कुल ठीक है। अब उनसे बैठ के आप ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, अच्छे लोग भी होंगे उसमें अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ब्रीफिंग्स लेते हुए बराह करम जरा एक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी लें, क्योंकि उन लोगों से जिनको मैंने कहा था कि वही मीर क्या सादा हैं, ठीक है, और फिर वही उन्हीं से दवा लेते हैं। मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, वह अतार के हवाले से अतार के बच्चे कह देते हैं। चलें, तो मतलब है कि वो उनसे आप ये ब्रीफिंग्स लेंगे, ठीक है, तो इसमें से कख नहीं निकलेगा। बेहतर ये है कि कल कोई अच्छी खबर लेके लोगों पे हाथ डालें, हिम्मत करें, हाथ डालें, ठीक है। और वो पपाई द सेलर की तरह वो होता है स्पिनिच खा के और उसके बाद इजलास शुरू करें, एनर्जी है, और ये हाथ डालें इन पे, और इस मसले को वापस आके बात करते हैं मजीद आपसे। आंसरिंग ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, तजावीज़ दी जा रही हैं कि 3 एक साथ में ये जो बिजली के बिल्स हैं ये आवाम अदा कर सकती है, टैक्सेस कायम रहेंगी, और मौसम सरमा में कहा जा रहा है ठीक है भारी बिलों को 3 एक साथ में दिया जाएगा। भारी बिलों से मुझे पता क्या है कि उसमें 6 माह की रीडिंग पे दिया जाएगा बेनिफिट, और 6 माह के दौरान अगर बिल कम हुए तो रिलीफ मिलेगा। बहरहाल कुछ मौसम सरमा में ये तो है ना, ठीक है, शॉर्ट टर्म में शायद इससे, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि अगर आपने बुराई की जड़ तक पहुँचना है तो ये आप जितने पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं इस मुल्क में पिछले 30 सालों में, और जिस तरह से बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और चोरी नहीं हो रही, वो डकैती मार के वो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, उसमें जो कुछ लोग मौजूद हैं, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी बोर्ड्स में देखें, और आप ये देखें कि IPPC की बात है, वहाँ तक पहुँचेंगे तो मसला हल होगा। तो उनके साथ ही बैठ के अगर आप मसाइल का हल ढूंढेंगे तो ये मामला फिर वो अगली हुकूमत आएगी वो इनके सर पर डाल देगी, अवाम पिसते जाएंगे और पिसते जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हो रही है, ये जो मैंने बात की ना इसमें कि ये G20 के साथ और इकॉनमी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये लार्जर पिक्चर जो बन रही है, ब्रिक्स में मज़ीद मुल्क ऐड हो गए, G20 के अंदर
देख रहे हैं कि क्या उसमें क्या इलामिया सामने आता है। बाली में लास्ट ईयर हुई थी, इंडोनेशिया में। लेकिन एक बात इसमें और इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि आज वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक कमाल का आर्टिकल है। तो मैं काफ़ी दिनों से इस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन आज मेरा ख्याल है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर बात कर दी है तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि द वर्ल्ड इज कंटेम्पलेटिंग अ सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी वापसी के लिए दुनिया अपने आप को तैयार कर रही है अगले साल। ठीक है। और जो 8 रिपब्लिकन उम्मीदवार थे जिनका पिछले दिनों मुबाहिसा हुआ, उनमें से 6 ने हाथ खड़ा किया कि जी ट्रम्प के ऊपर अगर ट्रम्प अगर उसके ऊपर ये साबित भी हो गए, ये सारे जो फर्द जुर्म तो आयद हो गई है, वो कन्विक्ट भी हो गए, तो भी हम उनको ट्रम्प को रिपब्लिकन्स की तरफ से खड़ा करेंगे। ट्रम्प को 20 मिनट के लिए जॉर्जिया में जेर हिरासत लिया गया था, 20 मिनट के लिए। और इस दौरान उनकी एक तस्वीर जो उतारी गई, मग शॉट, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर, इस तस्वीर ने ही कोई $7 मिलियन इनकी कैंपेन में ऐड कर दिए। जॉर्जिया में कोई 20 मिनट जेल में रहे थे। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि दुनिया तैयार कर रही है। उसकी वजह ये है कि अच्छा, एसोसिएटेड प्रेस ये खबर दे रहा है कि जो 17 स्लाइड है कि बाइडेन इज वाइडली सीन एज टू ओल्ड फॉर ऑफिस। 17वीं स्लाइड, बाइडेन काफ़ी जो पोल्स हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं कि बाइडेन बहुत ज़ईफ़ हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। ट्रम्प के अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर ट्रम्प है मैदान में। ठीक है, और ट्रम्प जो है वो मैदान में है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूज़वीक कह रहा है कि प्यूटिन इंतजार कर रहे हैं कि ट्रम्प रीइलेक्ट हो जाए। प्यूटिन, हाँ, एक्स एम्बेसडर ने उनके क्लेम किया। न्यूज़वीक में लिखा है कि ट्रम्प भाई जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि वो फॉर बेटर डील, हाँ, बेटर डील यूक्रेन पे, और खींच लें थोड़ा सा। रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप के अंदर एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है कि अगर ट्रम्प आ गए तो ट्रम्प तो कहते थे कि मैं नेटो को मानता ही नहीं हूँ, और ये यूरोप क्या चीज़ है, यूरोप से निकलो बाहर, और ये हमने कोई ठेका लिया हुआ है इनके जंगे लड़ने का और ये करने का। ये तो ट्रम्प की पॉलिसी। ये तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने आके दोबारा यूरोप के अंदर जो नहीं, यूरोप के अंदर पूरा वो दोबारा नेटो को इकट्ठा किया, यूरोप की यूनियन, ये सारा। अब वो टाइम आ रहा है कि जी अब वो ट्रम्प साहब का, यानी अब साल रह गए ना, अगले 1 साल और चंद महीने रह गए, अगले साल इलेक्शन है और अभी से कैंपेन शुरू है। अब सवाल यह है कि मशरिक़ वस्ता पे क्या असर पड़ेगा, इसका चाइना पे क्या असर पड़ेगा। चाइना बड़ा खुश होगा, चाइना बड़ा खुश होगा। उसकी वजह है कि चाइना और रशिया दोनों चाहते हैं ट्रम्प आ जाए। कई जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं दुनिया में, और कई जहाँ पे जमहूरियतें नहीं हैं, वहाँ पर भी ये है कि ट्रम्प आ जाए। और ये जो है ये फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट कर रहा हूँ, 14th, The inevitable nominee Trump's election momentum builds even as legal problems mount. कानूनी मसाइल खड़े हो रहे हैं, साथ साथ कंपेन भी आगे जा रही है। ठीक है, तो ट्रम्प अभी आउट नहीं है, ये ज़हन में रखें। हाँ। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक बड़ा रोना धोना, वो कह रहे हैं अवाम की तवक्कुआत सिर्फ और सिर्फ अदालतों से कि अदालतें हमें धोखा तो नहीं देंगी। ये 19 स्लाइड देखें, ये आज का है, आज की न्यूयॉर्क टाइम्स। Americans still put their trust in juries. Will Trump trial break that faith? यानी कुछ तो बाकायदा परेशानी में आ गए हैं कि भाई ये कहीं ट्रम्प फिर तो नहीं आ रहा, ये ट्रम्प तो नहीं है वापस आ रहा। ऐसा तो नहीं अदालतों से निकलते दाएं बाएं आगे ऊपर नीचे छेड़ते छाड़ते वो फिर जनाब ट्रम्प साहब निकल के आ जाए वापस। और ये जो है वो जो जीना रायमोंदो है इस वक्त, जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वो चाइना में है, और वो चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे। ट्रम्प की अपनी पॉलिसी है। हाँ। ट्रम्प की अपनी पॉलिसी है, और ट्रम्प इसके ऊपर जो है वो यानी ट्रम्प ने कहा भी है डॉक्टर साहब कि दोबारा इंतखाबात में आऊंगा। नहीं, वो ट्रम्प तो नहीं, ट्रम्प तो देखे ना, वो एक्स पे या ट्विटर पे तो वो आ चुके हैं, उनको तो ऑन कर दिया इलॉन मस्क ने, और वो मौजूद भी हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि अब वो कंपेन्स में आगे पीछे दाएं बाएं वो हर जगह आपको आहिस्ता आहिस्ता वो रिपब्लिकन नॉमिनीज ने कहा कि हाँ वो नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अच्छा, गार्डियन में बेनी सैंडर्स ने कहा है 18 स्लाइड के खुदा का वास्ता, ठीक है ना, लेफ्ट जितनी लेफ्ट है, ये 18 स्लाइड ये ज़रूर दिखा दें। ये बड़ी बेनी सैंडर्स ने अपील की है अमेरिका के जो बाएं बाजू के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं कि खुदा का वास्ता, ये भी आज का गार्डियन,
कि लेफ्ट टू बैक बाइडेन टू स्टॉप वेरी डेंजरस ट्रंप, ये बहुत खतरनाक ट्रंप वापस आ रहा है, इसको रोकने के लिए इकट्ठे हो जाओ। तमाम जो प्रोग्रेसिव्स हैं और लेफ्ट के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाए, बाइडेन खतरनाक, बाइडेन वापस आ सकता है जी। तो सवाल अब ये है कि अब ये भी बहस दुनिया के में छिड़ गई है कि ट्रंप जो हैं वो क्या वो तो नहीं आ रहे वापस, और इलेक्शंस पे अमेरिका के नजर रखें। अच्छा, अमेरिका के इलेक्शंस पे नजर रखें तो फिर यूरोप पुतिन के हवाले से कहा जा रहा है कि ख्वाहिशमंद हैं, फिर यूक्रेन पे वो जंग आगे खींचना चाहेंगे। पुतिन को कोई जल्दी नहीं, यूरोप के अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाएगी, खासतौर ईस्टर्न यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप तो इकट्ठा ही अभी बाइडेन ने किया वापस आके, ये अलायंसेस का क्या बनेगा बाकी। तो ये मेरा ख्याल है कि अब और फिर G20 क्या ब्रिक्स प्लस उस वक्त तक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ट्रंप, मतलब अब बहुत कुछ होने जा रहा है। ठीक है सर, ये जो पाकिस्तान का हिजान है इसे जल्द से जल्द, ये मैन मेड क्राइसिस को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अवाम मजीद इससे पहले कि कोई शोला अलाव बन जाए, ठीक है, और किसी के हाथ में, देखिए जब आप बिल फाड़ देते हैं ना तो सिविल नाफरमानी होती है कि आप नहीं मान रहे। बिल फाड़ने का हम बिल नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आप सिविल नाफरमानी, मतलब आप कह रहे हैं तो अवाम का बिल फाड़ना सिविल नाफरमानी की तरफ हम जा रहे हैं, इसको यहाँ रोकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे दीगर मौज़ूआत पर भी। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।